Hello dear students, in this video we are going to discuss about the model specification error omitted variable. Omitted variable क्या होता है? omitted variable वो वेरिएबल होता है जिसको कि हम मॉडल में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको अंडर फिटिंग अ मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंडर फिटिंग अ मॉडल। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वेरिएबल को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे वाई आई है हमारा, ये है β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस u। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल मॉडल है, पर हम क्या करते हैं कि इसको फॉलोइंग मॉडल में, इस मॉडल में फिट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं α1 कर देता हूँ, ये α2 x2i प्लस ये vi। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल को, कौन से वेरिएबल को, इसको x3 वेरिएबल को एक्सक्लूड कर दिया है, ओमिट कर दिया। मैंने मॉडल का पार्ट ही नहीं बनाया और इस मॉडल पे मैं रिग्रेशन रन करता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस में हमें क्या, कौन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि x3 इज़ कोरिलेटेड विद x2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर x3 और 2 दोनों आपस में लिंक करते हैं तो जो हमारा जो α1 का वैल्यू आएगा इज़ नॉट इक्वल टू β1। ठीक है, हमारे जो β2 के इक्वल नहीं होगा, उस तरह α2 का वैल्यू आएगा वो β2 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब बायस आ गई है। ठीक है, बायस्ड एस्टिमेट। ठीक है, बायस्ड एस्टिमेट्स एंड इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि आप सैंपल साइज इंक्रीज करते हो। वॉइस डज नॉट डिसअपियर एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर। आप वॉइस डिसअपियर नहीं होगा अगर आप सैंपल साइज भी इंक्रीज़ करेंगे और ट्रू वैल्यू की तरफ जाएगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोरिलेशन दोनों 2 और 3 के बीच में कोरिलेशन सेट होता है, तो उस केस में ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि अब x2 और x3 अगर कोरिलेटेड भी नहीं है तब भी α1 का वैल्यू बायस ही रहेगा, ऑल्दो α2 इज़ नॉट बायस। ठीक है, अगर दूसरा मैं केस देख लूँ कि दोनों में देयर इज़ नो कोरिलेशन। ठीक है, कितना, ये 2 3 हमारा 0 के इक्वल है, तो इस केस में भी α1 क्या हो गया, बायस होगा। ठीक है, बायस एस्टिमेट होगा। आपको पता है कि जैसे α1 का वैल्यू क्या होता है, जैसे मैं वाई बार लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई बार आ गया। ठीक है, उसके बाद α2 और x2। ठीक है, और माइनस α3 और x3 बार, इस तरह से लिंक्ड रहता है ये। ठीक है, तो इसमें α2 का तो बायसनेस नहीं होगा, अनबायस होगा, पर इसमें होगा। अब तो और इसमें क्या, डिस्टर्बेंस टर्म का वेरिएंस जो है इनकरेक्टली एस्टिमेटेड। तो इस केस में क्या हो गया, जो डिस्टर्बेंस टर्म का जो वेरिएंस ये है इज़ इनकरेक्टली एस्टिमेटेड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वेरिएंस टर्म का, डिस्टर्ब का वेरिएंस टर्म, ये इनकरेक्टली एस्टिमेटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी वो पूरी तरह से इनवैलिड होगी। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्ट विल बी इनवैलिड। ठीक है, और यहाँ पे देखना है कि हमारा α2 किसके इक्वल होगा, जो हमारा α2 आ रहा है यहाँ पे, α2 विल बी इक्वल टू β2 प्लस β3 एंड स्मॉल b23। और स्मॉल b23 क्या बता रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है कि इसमें 2 और 3, मतलब कि ये β1 को β2 को कितना इफेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो इसके ठीक है, तो ये इसको बता रहा है, ये A2 में दोनों इंक्लूड होंगे, β2 भी इंक्लूड होगा और जो थर्ड वाला वेरिएबल β2 को इफेक्ट कर रहा है उसका इफेक्ट भी इस A2 में ही नज़र आएगा। तो इस केस में अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन होगा किसका, बीटा ट्रू वैल्यू। क्या, ट्रू वैल्यू से हम इसको ओवर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे इस केस में, ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रू वैल्यू।
ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू का हम ओवर एस्टिमेशन करेंगे इस केस में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए वाई, देखिए x2 क्या था, x2 डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है y को, पर जो है x3 का इनडायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है इस पर, किसके थ्रू, a2 के थ्रू, अल्फ़ा 2 के थ्रू हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है। तो दोनों x2 एंड x3, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है y पे। ठीक है, और जो 3 वाला जो है ये इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इंडायरेक्ट कैसे कर रहा है, 3 पहले 2 में जाएगा, फिर ये उसके थ्रू हमारा y में जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें देखना है कि ये वेरिएंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। एग्जामिन, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है आपके पास कि हम वेरिएबल को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में वेरिएंस क्या है, मतलब 2 ही वेरिएबल है तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है ये आ जाता है। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा ये स्मॉल x है 2i², ये हमारा क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है। और जो है हमारा बीटा 2 जो है, जो एक्चुअल में जो हम मॉडल को इंक्लूड करके जो हमारा वेरिएंस आता था बीटा 2 का, ठीक है, वो क्या आता था हमारा, ये σ² आ गया अपॉन में समेशन ऑफ x² 2i और 1 माइनस r² 2 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r² अपॉन सिग्मा x 2i² और VIF होता है वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे ये जो वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस r² 2 3 आ गया। तो जैसे r का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है ये कम होता जाएगा और ओवरऑल इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल वेरिएंस, इस सारे वेरिएंस पे, इसके सारे पार्ट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि वेरिएंस हमारा क्या हो गया, बीटा 2 का हमेशा ग्रेटर देन होगा ऑलवेज। जो मोस्ट केसों में आप देखो कि बीटा 2 वेरिएंस जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, जो हमारा अल्फ़ा 2 का जो वेरिएंस आ रहा है उससे हमारा ये ग्रेटर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए कि एक और हम केस देखते हैं कि अगर क्या हो गया, जैसे अगर r² का वैल्यू, r² लिख लो, या r जो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 0 है तो इस केस में क्या होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहा है, अल्फ़ा 2 का वैल्यू विल बी इक्वल टू बीटा 2। इस केस में दोनों इक्वल होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उस केस में इक्वल होंगे ये दोनों जब कोरिलेशन कोफिशिएंट पूरी तरह से 0 हो, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और r² का वैल्यू मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपको कि r² जो 2 3 है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में, इन्हीं बीच में ये लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है। हमें जैसे हम जो है नया वेरिएबल ऐड करते हैं तो वेरिएबल ऐड करने से क्या होगा, ठीक है, जैसे ही नया वेरिएबल ऐड करते हैं तो उस वेरिएबल ऐड करने से क्या होता है कि हमारा रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डाउन चला जाता है। ठीक है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डाउन चला जाएगा तो उस केस में r² के बढ़ने के चांस हो गया, पर साइड बाय साइड के डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो r रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर शुड बी इफेक्ट, जो RSS इफेक्ट, इसका इफेक्ट जो होता है शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इफेक्ट, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का इफेक्ट नेगेटिव होता है। जैसे आप नंबर इंक्रीज़ करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो गया, वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। पर जैसे नंबर इंक्रीज करते हो तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कम होता है तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि r² इज इक्वल टू 1 माइनस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो RSS कम होगा तो r² बढ़ेगा, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमेशा ये चीज़ होना चाहिए कि RSS का इफेक्ट जो है हमारा सफिशेंटली शुड ऑफसेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो हमारा लॉस हुआ है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगर यहाँ हमारा जो R23 हमारा 0 है तो उस केस में क्या होगा, तो हमारा रिजल्ट वैलिड होगा, वहाँ पे अल्फ़ा 2 और बीटा 2 दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसको डिटेक्शन कैसे करना है। इसको डिटेक्शन करने के सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें डिटेक्शन करने के लिए अलग अलग मेथड है। तो जैसे मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, डिटेक्टिंग ओमिटेड वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें अलग अलग से मेथड है। जैसे हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन ऑफ रेजिजुअल को हमें एग्जामिन करना है। ठीक है, नंबर 2 डी टेस्ट को हम लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 हमें रामसे टेस्ट है, रामसे रीसेट। ठीक है, रामसे रीसेट टेस्ट है। और 4th हमारा लैग्रेंजियन टेस्ट भी है। ठीक है, तो ये अलग अलग टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ पहले वाला टेस्ट डिस्कस करूँगा और दूसरे में अलग अलग तरह से करूँगा। ठीक है, तो देखो एग्जामिनेशन ऑफ रेजिजुअल क्या है ये। ठीक है, एग्जामिनेशन हमें रेजिजुअल का एक पैटर्न, हमें जो एरर टर्म है उसका पैटर्न हमें जज करना है। जैसे मैं YI लिख देता हूँ, इसको मैं बीटा 1, ठीक है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 XI ये। ठीक है, इसके बाद बीटा 3 XI स्क्वायर, ये बीटा 4 XI 3। ठीक है, प्लस ये मैं इसको एरर लिख देता हूँ। ये इस तरह का मॉडल बन गया। और दूसरा मॉडल मैं इस तरह से बना लेता हूँ कि अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 2 XI प्लस अल्फ़ा 3 XI स्क्वायर कर दिया और एरर टर्म लिख दिया। ठीक है, और 4th मॉडल मैं पूरी तरह लीनियर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लैम्डा 1 लिख देता हूँ, इसको मैं लैम्डा 2 XI लिख देता हूँ प्लस U3I। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज़ देखिए कि मैंने इसको क्यूबिक फॉर्म में लिख दिया, इसको क्वाड्रेटिक और ये लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 3rd वाला फॉर्म है, तो मैंने इन दोनों पार्ट को इसमें एक्सक्लूड कर दिया है। और दूसरे वाले में मैंने कौन सा किया है, इसको x क्यूब को, इस चीज़ को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल को ओमिट किया है तो वो सही है गलत है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि बिहेवियर ऑफ एरर टर्म अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ x। जैसे x का वैल्यू चेंज होता है तो एरर टर्म किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, अगर इसमें बड़ा ही परसेप्टेबल या नोटिसेबल चेंजेज आते हैं तो इसका मतलब कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, हमें दूसरे मॉडल सेलेक्ट करने हैं। तो इस तरह से ये मॉडल बन रहे हैं। तो इन तीनों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अगर जैसे ये फर्स्ट वाला जो मॉडल था हमारा, ठीक है, लीनियर वाला मॉडल है, तो उसमें इस तरह से बन रहा है हमारा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा मॉडल है क्वाड्रेटिक, इसमें इस तरह से बन रहा है। और जो हमारा क्यूबिक वाला मॉडल है, इसमें इस तरह से पैटर्न बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बड़े परसेप्टिबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है हमारा, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, जहाँ पे एरर टर्म ज़्यादा स्टेबल आ रहा है तो हमें वही मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आल्सो, देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि रेजिडुअल स्मॉलर्स होने चाहिए, स्मॉलर्स, दे डू नॉट एग्जिबिट मतलब प्रोनाउंस साइक्लिकल स्विंग। यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउंस साइक्लिकल स्विंग को भी नहीं दिखा रहे हैं, एक स्टेबल पैटर्न दिखा रहे हैं। इसका मतलब हमें जो मॉडल सेलेक्ट करना है, देखिए इसको, इस मॉडल में ये कम आ रहे हैं, एरर टर्म्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे 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 एक स्टेबल पैटर्न में आ रहे हैं। पर दूसरे में देखो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, और पहले में लीनियर में देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ये बड़े अनस्टेबल है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाले मॉडल के साइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पैटर्न देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं डी टेस्ट डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।